हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अभिषेक गौतम और अभी आप देख रहे हो मास्टर जी फिजिक्स वाले यूट्यूब चैनल। हम इस चैनल पर फिजिक्स को पढ़ते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। अभी जो हमारी वीडियो है आज, वो वीडियो है क्लास 12 के लिए। क्लास 12 का जो चैप्टर 1 है फिजिक्स का, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, उसकी ऑलरेडी कुछ वीडियोज आ रखी हैं मेरे चैनल पर। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वीडियो, वो स्टार्ट कर रहा हूँ मेरे भाई कंपेयरिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स से। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यही आती है कि सर कंपेयर क्यों करना है। देखो, जब भी आप लोग फिजिक्स पढ़ते हो ना, तो छोटे छोटे आपके डाउट्स होते हैं, वो शायद टीचर के दिमाग में भी ना आए। जैसे कि कभी तुमने एक चीज देखी होगी ना, जब मैं भी एज ए स्टूडेंट था तो मुझे भी लगता था कि जब कोई टीचर मुझे पढ़ाता था, मान लो फ्रैक्शन पढ़ाए या डेसिमल्स पढ़ाए या जो भी पढ़ाए, तो सबसे पहले मन में आता था सर पढ़ क्यों रहे हैं। हल्का तो करता है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि हर क्वेश्चन का एक लॉजिकल आंसर होता है, लेकिन अगर थोड़ी सी आपको हेल्प मिल जाए ना कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने में मजा आ जाता है। या आप लोगों के साथ भी, कुछ बच्चों के साथ ऐसा होता होगा कि उन्हें लगता होगा जब भी कुछ पढ़ते होंगे कि सर इसे पढ़ क्यों रहे हैं। अब उसका आंसर बुक में तो लिखा नहीं होता कि आप इसे इसलिए पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं। उसमें तो ये लिखा होता है ये क्या होता है। तो सेम जो हमारा टॉपिक है कंपेयरिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसमें अब लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है। तो जो अब आप लोगों के मन में एक छोटा सा सवाल आता है कि सर पढ़ क्यों रहे हैं इसको, मतलब ऐसी क्या नीड है। मैं ये नहीं कर रहा मैं बिल्कुल आपको सेटिस्फाई कर दूंगा अपने आंसर से या अपने लॉजिक से, लेकिन थोड़ा सा आइडिया जरूर दे दूंगा। देखो, एक बात बताना मेरे भाई, आपको क्या पता है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो, कोई भी दो ऑब्जेक्ट होने का मतलब क्या है, कोई भी दो मैटर हो। ठीक है भाई, आप ये जानते हो कि एक ऑब्जेक्ट है ये जिसका मास है m1, एक ऑब्जेक्ट है ये जिसका मास है m2। क्या मैं कह सकता हूं दोनों मैटर है, m1 भी मैटर है m2 भी मैटर है, क्या है कोई प्रॉब्लम। अगर मैटर है तो इस पे भी मास होगा और मेरे भाई इस पे भी मास होगा, ये बात क्लियर है। अब हम लोगों ने चार्ज के बारे में क्या पढ़ा था, याद करो कि भाई जिस पे मास होता है या जो मैटर होता है उस पे चार्ज होता ही है, क्योंकि चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। यानी मास है तो चार्ज तो होगा ही होगा, मास है तो चार्ज तो होगा ही होगा। ये बात बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। यानी अगर कोई मैटर है तो उस पर मास होगा, अगर किसी पे मास है तो उस पर चार्ज होगा। तो ये दो ऑब्जेक्ट मैंने रख लिए, मास भी है इन पे चार्ज भी है। अब होता क्या है, हमने देखा है इन दोनों ऑब्जेक्ट में फोर्स लगती है। इन दोनों ऑब्जेक्ट पे क्या लगती है मेरे भाई, फोर्स लगती है। लेकिन यहां मजे की बात यह है कि फोर्स जो लगती है वो दो वजह से लगती है। एक फोर्स का रीजन है मास और एक फोर्स का रीजन है चार्ज। समझ में आया। इसलिए अब हमें पढ़ना है कंपेयरिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो थोड़ा सा फील आया फिजिक्स का कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि देखो भाई, सीधी सी बात है ना, दो ऑब्जेक्ट में फोर्स की बात कर रहे हो। अब दो ऑब्जेक्ट में फोर्स मास की वजह से भी लगेगी, जिसे बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, और दो ऑब्जेक्ट में फोर्स चार्ज की वजह से भी लगेगी, जिसे बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो दोनों को अलग कैसे कर दें। अब आप कहो नहीं नहीं मैं तो मान रहा हूं कि मास है ही नहीं, तो भैया मास नहीं है तो चार्ज कहां से लाओगे। अगर तुम कहो नहीं नहीं सर चार्ज नहीं है, मास मास की स्टडी कर लो आप। अगर चार्ज नहीं है तो चार्ज में फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्यों बोला था मास की। मास है तो चार्ज होगा, चार्ज है तो मास होगा, तो अलग हो नहीं सकते। तो जहां मास वहां चार्ज, और जहां मास जहां चार्ज वहां दो दो फोर्स। तो भैया स्टडी तो करनी पड़ेगी ना कि दोनों फोर्स में क्या फर्क है, या दोनों में क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या दोनों में डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा फील आ गया कि भाई हम लोग इस वाले टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, यानी कि जो चार्ज की वजह से लग रही है। जो मेरे भाई किसकी वजह से लग रही है, चार्ज की वजह से लग रही है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस एट रेस्ट। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या तो रिपल्सिव हो सकती है या अट्रैक्टिव हो सकती है बिटवीन टू चार्जेस एट रेस्ट। यानी कि दो चार्जेस क्या हो, पॉइंट चार्जेस हो, रुके हुए हो, रेस्ट में हो। तो ये बात थी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, यानी कि चार्ज की वजह से। क्लियर है। आगे बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। यानी कि जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है वो लग रही है बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस, यानी कि इन मासेस की वजह से। तो भाई एक बात क्लियर हो गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स मास की वजह से। यहां तक बात क्लियर है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है और आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। क्लियर है। अब बात आती है इनमें क्या सिमिलैरिटीज हैं।
ठीक है भाई, सिमिलरिटीज की बात कर लेते हैं। बोथ फोर्सेस ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, आपने देखा था दोनों ही फोर्सेस में इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो होता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब है फोर्सेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस व्हाट, इन दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस, यानी कि आर। यानी कहने का मतलब आप लोगों ने जब ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ी थी तब भी क्या पढ़ा था कि भाई एफ इक्वल्स टू क्या पढ़ा था, जी एम एम बाई आर स्क्वायर। तो यहां पे भी फोर्स और आर में रिलेशन था। और जब आपने चार्ज की पढ़ी थी तब भी पढ़ा था एफ Q1, एफ इक्वल्स टू Q1 Q2, नीचे क्या आया था आर स्क्वायर। यानी यहां भी आर स्क्वायर था। यानी फोर्स का रिलेशन डिस्टेंस के स्क्वायर से ग्रेविटेशनल फोर्स में भी था, फोर्स का रिलेशन डिस्टेंस के स्क्वायर से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी था। तो पहली बात तो क्लियर हो गई, बोथ फोर्स ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ मींस व्हाट, कि force is inversely proportional to square of the distance where r is the distance between two object। यहां तक बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। both forces are proportional to the product of masses और charges। दोनों ही फोर्स कैसी हैं, प्रोडक्ट के इक्वल हैं। और प्रोडक्ट कैसा, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स में बात करो तो मासेस का प्रोडक्ट है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बात करो तो चार्जेस का प्रोडक्ट है। यानी दोनों ही फोर्सेस में जो ऑब्जेक्ट है उनका क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है। तो इन्होंने लिखा बोथ फोर्सेस आर प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस या फिर चार्जेस। मासेस फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स, चार्जेस फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है मेरे भाई? आगे बढ़ू, ठीक है। बोथ आर सेंट्रल फोर्स। बोथ आर सेंट्रल फोर्स हम किसे बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स हम बोलते हैं सेंटर टू सेंटर लगती हैं। कहां लगती हैं, सेंटर से सेंटर। बोथ आर सेंट्रल फोर्स, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की जब भी बात आती है तो सेंटर से लेकर सेंटर तक डिस्टेंस लिया जाता है आर, और ये फोर्स लगती है सेंटर टू सेंटर। जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हैं तब भी डिस्टेंस लिया जाता है सेंटर से सेंटर, और हम बात करते हैं सेंटर टू सेंटर। तो वही बोला, बोथ आर सेंट्रल फोर्स डेट दे एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू बॉडीज। यानी ये कहां पर एक्ट करती हैं, ये एक्ट करती हैं दो सेंटर के जो लाइन जा रही है उस पर फोर्स लगती है, चाहे फिर वो रिपल्सिव लगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चाहे वो अट्रैक्टिव लगे ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, आगे बात करता हूं। बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है, कंजर्वेटिव नेचर क्या होता है, यानी द वर्क डन अगेंस्ट दीज फोर्सेस डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड। यानी कि इन फोर्सेस की वजह से, किस फोर्सेस की वजह से, एक है ग्रेविटेशनल फोर्स और एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जो भी वर्क किया जाएगा, क्योंकि पढ़ा था ना वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब भी आपको कोई वर्क करना है किसकी जरूरत पड़ेगी, फोर्स की जरूरत पड़ेगी। वो फोर्स क्या हो सकती है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी हो सकती है। वो फोर्स क्या हो सकती है, वो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हो सकती है। तो ये कह रहे हैं कि बोथ द फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, यानी कि वो डिपेंड नहीं करता कि उन्होंने पाथ क्या फॉलो किया। थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना, आप लोग 12th में आ गए हो, आप लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी पहले से पढ़ रखा होगा, तो अब आपको याद होगा कि जब भी हम बात करते थे कि ऑब्जेक्ट यहां पर है m मास का और वो यहां पर आ गया h हाइट तक, क्या आ गया h हाइट तक, तो यहां पे कौन सी फोर्स लगती थी, ग्रेविटेशनल फोर्स लगती थी। बिल्कुल ठीक है। अब एक बात है, उसका फॉर्मूला क्या था वर्क डन निकालने का। अगर आप लोगों को याद हो कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता था तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगती थी, यानी जो वर्क डन हुआ वो किसकी वजह से हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हुआ। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स यहां आ रही है, तो मुझे एक बात बताओ, जो वर्क डन निकलता था वो क्या निकलता था, एनर्जी के इक्वल mgh। क्या निकलता था, mgh। यानी वर्क डन निकालने के लिए मास चाहिए, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चाहिए और हाइट चाहिए। यानी कि इस बात का मीनिंग है कंजर्वेटिव नेचर का कि अगर बॉडी मान लो यहां से ऐसे घूम के आई इस जगह, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां से इस पॉइंट तक की हाइट हम वही लेंगे जो यहां पे हाइट गिवन है। यानी जो वर्क होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा। यानी तुम कहो यहां से यहां तक बॉडी आई तो वर्क कुछ और होगा, और भैया सीधे सीधे आई पास में तो वर्क कुछ और होगा, घूम के आई तो वर्क कुछ और होगा ना। अगर हाइट देखेंगे हम तो हम उस पॉइंट से नीचे वाले पॉइंट तक आने की सिर्फ हाइट देखेंगे। यानी कि ऐसा नहीं है ये W1 वर्क होगा, ये W2 वर्क होगा और कोई ये सीधा आ गया तो W3 वर्क होगा ना।
सारे वर्क डन सेम होंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। यानी कहने का मतलब है कि अगर यहां से इस पॉइंट तक आने में कुछ वर्क किया तो चाहे यहां से सीधे आ जाओ, चाहे ऐसे घूम के आ जाओ, चाहे ऐसे आ जाओ, चाहे नीचे से आ जाओ, चाहे ऊपर से चले जाओ, लेकिन आपका इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो वर्क हुआ है फोर्स की वजह से वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा, यानी सेम होगा, पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। ये पाथ चेंज हो गया तो है नहीं वर्क डन चेंज हो गया ना, इसी को बोलते हैं कंजर्वेटिव नेचर। क्लियर हो गया? अगर फिर भी ना समझ में आया हो ना तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता देना समझ में नहीं आया, तो फिर हो सकता है कि मैं तुम्हें किसी और वीडियो में और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्सेस मींस वर्क डन अगेंस्ट दीज फोर्सेस डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड। वही बात है कि जो वर्क डन हो रहा है, जो क्या हो रहा है मेरे भाई, वर्क डन हो रहा है फोर्स की वजह से, वो किस पर डिपेंड नहीं कर रहा, वो डिपेंड नहीं कर रहा कि आपने क्या रास्ता लिया, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, बात खत्म। चाहे ऐसे चले जाओ, चाहे ऐसे चले जाओ, चाहे ऐसे चले जाओ। बिल्कुल क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ता हूं। ये थी सिमिलैरिटीज। इससे पहले पढ़ी वो क्या थी, सिमिलैरिटी, यानी कि भैया क्या क्या सिमिलर है। तो पता चला कि फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रही है, फोर्स मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स कंजर्वेटिव है, फोर्स कंजर्व्ड थी। ठीक है भाई, अब डिसिमिलैरिटीज पढ़ेंगे, यानी कि जो इन दोनों में फर्क है, किस किस में फर्क है, ग्रेविटेशनल फोर्स में और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या फर्क है, बात करते हैं वन बाय वन। नंबर वन, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव while electrostatic force may be attractive और repulsive। बढ़िया पॉइंट, यानी कि देखो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगती है दो बॉडी के बीच में जिनका मास हो, ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होती है। कभी सुना है ग्रेविटेशनल फोर्स रिपेल कर रही है, वरना हम लोग तो ऊपर फेंकते। फिर अगर हम में और अर्थ में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है जिसकी वजह से हम होल्ड किए हुए हैं अर्थ पे, अगर रिपल्सिव लग रही होती तो हम तो ऐसे ही फेंक रहे होते फिर तो, क्योंकि अर्थ में फिर फेंकता, रिपल्सिव होती तो अट्रैक्टिव होती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली अट्रैक्टिव, नो रिपल्सन। ठीक है भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मे बी अट्रैक्टिव मे बी रिपल्सिव। ये क्या होगा, यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है, अट्रैक्टिव, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अट्रैक्टिव। एक इलेक्ट्रॉन है दूसरा इलेक्ट्रॉन यानी सेम चार्ज है, रिपेल रिपेल। एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, रिपेल रिपेल। तो क्लियर है, सेम चार्ज अपोजिट चार्ज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों होती हैं। ओके, नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मीडियम। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पर डिपेंड नहीं करती, कि जैसे कि आप हवा में हो ग्रेविटेशनल फोर्स अलग होगी, पानी में गए ग्रेविटेशनल फोर्स अलग होगी, किसी और डेंस मीडियम में गए ग्रेविटेशनल फोर्स अलग होगी, किसी रेयरर मीडियम में गए ग्रेविटेशनल फोर्स अलग होगी। ऐसा नहीं होता, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगने वाले जो ऑब्जेक्ट इनके बीच में फोर्स लग रही है उनके मीडियम में डिपेंड नहीं करती, यानी मीडियम कुछ भी हो ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड नहीं करती। आगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस। यानी कि जो दो चार्ज हैं यानी दो बॉडी हैं उनके बीच में लगने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पर डिपेंड करती है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं करती। क्लियर है? अब आपको याद आ रहा है ना, इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा चुका, परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ा है ना। अगर नहीं पढ़ा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पहले जाकर उस वीडियो को देख लो कि डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिलेटिव परमिटिविटी का कांस्टेंट बड़ा अच्छे से समझाया मैंने वहां पे। ठीक है, तो वही वाली बात है, डिपेंड करती थी ना, मीडियम बदलता था, क्या बदल जाती थी, परमिटिविटी बदल जाती थी, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बदल रहा था, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बदल रही थी। तो वही हमने सीख लिया था कि भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो लगने वाली होती है वो किस पर डिपेंड करती है, उनके मीडियम पर डिपेंड करती है जिसमें वो प्लेस्ड हैं, बट ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगती। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। एक और पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट आ गया कि भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है यानी ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो एक कंक्लूजन थोड़ा सा निकल आया जो आप लोगों के माइंड में पहले भी था कि भाई दो ऑब्जेक्ट मैंने बोले थे जिनका मास है, तो कोई कहे कि इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रही है, और कोई बोले ये मास m है ये m2 है, और कोई बोले कि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रही है। कैसी फोर्स भी लग रही है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव हो। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों की बात करें एक ही टाइम पर, एक ही ऑब्जेक्ट के लिए, एक ही डिस्टेंस पर, एक ही मीडियम में, तो
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा पावरफुल होगी एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, कोई भी डाउट है? डाउट ही रहने दो, वरना कमेंट सेक्शन में लिख दो, और क्या करोगे। ठीक है यार, कमेंट सेक्शन किस लिए है भाई, कुछ तो लिखो, कमेंट सेक्शन खाली पड़े हुए सारी वीडियो के, कुछ तो टॉपिक वॉपिक मांगो इतना अच्छे से यार। अब तो सेटअप वेटअप भी ठीक हो गया अपन का, पहले तो यार बड़ा ही कभी आवाज नहीं आती थी, कभी वीडियो क्लियर नहीं होती थी, अब तो सब कुछ ठीक है। अब तो अच्छा खासा सेटअप हो गया है यार, अपना जितना कर सकता है, जितनी अपन की औकात थी उतना तो सेटअप कर दिया है। तो यार कम से कम अब तो कमेंट सेक्शन में कुछ टॉपिक लिखो कि उन पे हम डिस्कशन करें, उन क्वेश्चंस पे डिस्कशन करें। ठीक है मेरे भाई, ओके आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं इनकी स्ट्रेंथ की। यानी कि अब तक पढ़ा भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या सिमिलरिटी है, फिर पढ़ा ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे अलग हैं, फिर पता चला अच्छा ग्रेविटेशनल फोर्स तो बहुत कमजोर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। किसी ने पूछ लिया कितनी कमजोर है? बात समझ आ रही है ना, कि ये तो समझ आ गया भैया ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कमजोर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, लेकिन क्वेश्चन वाले तो बहुत होते हैं, उन्होंने पूछ लिया कितनी कमजोर है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी स्ट्रांग है, तो भैया जवाब तो देना पड़ेगा। तो अब आता है कंपेयर करेंगे द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस, यानी इन दो फोर्सेस की स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे, कितनी ज्यादा है कितनी कम है, ये तो पता चल गया कम ज्यादा। ठीक है, अब किस किस के बीच में देखने वाले हैं, तो देखो भाई ध्यान से समझना, उनके मैग्नीट्यूड को देखेंगे, फोर्सेस के मैग्नीट्यूड को, यानी दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी लगी उसका मैग्नीट्यूड, दो ऑब्जेक्ट के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी लगी उसका मैग्नीट्यूड, फिर देखेंगे कितनी फोर्स अलग अलग है, ये कितनी ज्यादा है ये कितनी कम है। ठीक है, अब किस किस की बात होगी ध्यान से समझ लो। नंबर 1 फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, यानी जो मैं दो ऑब्जेक्ट लूंगा वो कौन लूंगा, एक इलेक्ट्रॉन लूंगा एक प्रोटॉन लूंगा। दो इलेक्ट्रॉन है मास होगा, प्रोटॉन है मास होगा, अगर मास है ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, अगर चार्ज है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी। तो मैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगने वाली पहले निकालूंगा फोर्स को कि भैया ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी है, और फिर निकालूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी, कंपेयर हो जाएगा। अब उन्होंने कहा भैया आपने तो सेम चार्ज नहीं लिया, अपोजिट चार्ज ले लिया, अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन होता है एक प्रोटॉन होता है तो आपने समझा दिया। अब मान लो एक प्रोटॉन होता दूसरा ही प्रोटॉन होता, या मान लो एक इलेक्ट्रॉन होता दूसरा भी इलेक्ट्रॉन होता, तब क्या करते, मास तो सेम है। तो उन्होंने कहा दोनों का कंपेयर कर देंगे, एक बार इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लेंगे, एक बार दो प्रोटॉन लेंगे। बिल्कुल क्लियर है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है ना, कि अब किस किस की बात करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन और दो प्रोटॉन के बीच की, यानी दो इलेक्ट्रॉन कितनी फोर्स लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन ही एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन कितनी फोर्स लगाएगा, दो प्रोटॉन कितनी फोर्स लगाएंगे। क्लियर है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं हाउ मच इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, क्वेश्चन मार्क। ये आ गया इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क कि भैया क्यों और कितनी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कितनी स्ट्रांग है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं फोर्सेस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। मैंने बताया था सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो बात करते हैं, ठीक है। फ्रॉम कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ क्या कहता है, बिटवीन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, सेपरेट कर दिए गए बाय डिस्टेंस आर, यानी एक इलेक्ट्रॉन रखा है एक प्रोटॉन रखा है, इनके बीच का दूरी कितनी है आर, तो उनके बीच में लगने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी होगी बता दी, एफ ई मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ई के लिए के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, वेयर के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, Q1 Q2 उनके मैग्नीट्यूड, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है आर, स्टडी कर रहे हैं हम फोर्स की। बिल्कुल क्लियर है। तो भैया कितनी फोर्स लगी, तो इन्होंने बोला एक बात बताओ, Q1 चार्ज इलेक्ट्रॉन पे भी सेम होता है प्रोटॉन पे भी सेम होता है, ये तो आप जानते ही हो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक है, Q1 भी ई और Q2 भी ई, यानी इलेक्ट्रॉन पर भी सेम प्रोटॉन पे भी सेम, पुट कर दी वैल्यू, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो जो फोर्स निकल के आई वो फोर्स निकल के आई, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, फोर्स निकल के आई एफ ई, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल्स टू के ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। हाँ या ना, कोई डाउट? ये अभी क्या निकला है मेरे भाई, फिर से समझ लो, ये क्या निकला है, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकल के आई है, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आया, के ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ई स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि Q1 Q2 का मल्टीप्लाई था, और हमें जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज सेम होता है प्रोटॉन पर भी चार्ज सेम होता है, तो Q1 भी सेम रखा Q2 भी सेम रखा। हाँ के ना, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
फोर्स इज एट्रैक्टिव। अब इनमें बता रहे हैं कि इनमें नेगेटिव साइन भी आना चाहिए, लेकिन मैं क्या बात कर रहा हूँ, कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ, तो मैं मैग्नीट्यूड पे जाऊंगा भाई, मैं बात नहीं करूंगा यहाँ पे नेगेटिव भी आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव क्यों आना चाहिए थोड़ा सा समझा देता हूं। एक बात बताओ, फोर्स नेगेटिव आने का मतलब क्या है? फोर्स नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि जो फोर्स है दोनों वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन, अट्रैक्टिव है। तो खुद बताओ, एक इलेक्ट्रॉन था एक प्रोटॉन था, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में लगने वाली फोर्स क्या होती है, अट्रैक्टिव, तो फोर्स क्या आएगी, नेगेटिव। लेकिन हमें नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स की। मुझे क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स चाहिए भैया, 10 है, 20 है, 50 है, 100 है, 500 है। नेगेटिव और पॉजिटिव बस इतना बताते हैं। नेगेटिव कहता है भैया अट्रैक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव कहता है रिपेल कर रहे हैं, बस। तो अभी हमारा वो कॉन्सेप्ट तो है नहीं कि भैया अट्रैक्शन और रिपल्सन, हमें तो पता करना है फोर्स कितनी लगी, चाहो तो खींच लो, चाहो धक्का दे दो, ठीक है। तो इसलिए मैं साइन की तरफ नहीं जा रहा हूं। तो आगे निकालते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो द करेस्पॉन्डिंग ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज, यानी एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, इन दोनों के बीच में, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, इन दोनों के बीच में लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होगी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है ना भैया। मास ही आता है ग्रेविटेशनल फोर्स में, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भाई आर स्क्वायर, तो एफ जी आ गया इतना। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत? हाँ, यहां पे कोई दिक्कत हो सकती है, जी कैपिटल आना चाहिए था, क्योंकि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये, ठीक है। क्योंकि स्मॉल जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, तो एफ जी इक्वल टू कैपिटल जी एम पी एम ई बाई आर स्क्वायर, वेयर जी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम पी इज द मास ऑफ प्रोटॉन, एम ई इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, आर इज द डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर। फिर से समझ आ गया ना क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स निकाली तो इतनी निकल के आई, वेयर एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम पी मास ऑफ प्रोटॉन। नोट डाउन करना हो नोट डाउन कर लो, यहां तक कोई भी डाउट हो तो मेरे को भाई बता दो, क्लियर है? तो यानी हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पता चल गई और ग्रेविटेशनल फोर्स पता चल गई। अब मैं क्या करूंगा पहले बता देता हूं, इनकी वैल्यू पुट करूंगा। ये चार्ज कांस्टेंट होता है और के की वैल्यू कांस्टेंट होती है, ये पुट करूंगा, जी की वैल्यू कांस्टेंट पुट करूंगा, इन सबकी वैल्यू पुट करके पता करूंगा एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी है और एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी है, या क्या कंपैरिजन है, आगे वाली स्लाइड में देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हेंस एफ ई बाई एफ जी, दोनों का क्या कर रहे हैं अब हम, रेशियो, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों का जब रेशियो क्या पता चला, देखो एफ ई कितना आता है, के ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और एफ जी कितना आता है, जी कैपिटल रहेगा, जी एम पी एम ई बाई आर स्क्वायर। ये क्या है मेरे भाई, फिर से बता दे रहा हूं, ये एफ ई की वैल्यू रख दी है मैंने और ये एफ जी की वैल्यू रख दी है। अगर तुम्हारा देखने का मन हो तो वापस से दिखा देता हूं, देख लो। एफ ई की वैल्यू कितनी थी, के ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो एफ ई की वैल्यू क्या लिखी है, के ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, हाँ कि ना। फिर क्या था, एफ जी की वैल्यू कितनी थी, जी एम पी एम ई बाई आर स्क्वायर, तो मैंने एफ जी की वैल्यू कितनी लिख दी, जी एम पी एम ई बाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत, दोनों का रेशियो कर रहा हूं, किस किस का, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो क्यों कर रहा हूं, क्योंकि कंपेयर करना है ना कि स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है, ठीक है भैया। चेक किया, के ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, अब ये तो सॉल्व करना आता ही होगा, कैसे सॉल्व करते हैं बता देता हूं। देखो ऊपर फ्रैक्शन है के ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, हम जानते हैं जो भी डिनोमिनेटर में होता है वो क्या होता है, उल्टा हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, जी आर स्क्वायर बाई नीचे आ जाएगा एम पी और एम ई, हाँ कि ना। ये तो के ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एज रहता है, और तुम्हें पता है नीचे वाला जो फ्रैक्शन होता है वो क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, तो जी आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, ठीक है। अब क्या क्या बचा, एफ ई बाई एफ जी में देखो के बचा, के बचा, ई स्क्वायर बचा, ई स्क्वायर बचा, ठीक है। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर तो कट ही गया, नीचे क्या बचा, एम पी और एम ई बचा, क्लियर है। और क्या बचा, और यहाँ पे जी भी बचा, यहाँ लिखा नहीं होगा, ठीक है। क्या बचा मेरे भाई, जी भी बचा, कोई दिक्कत, यहां तक बिल्कुल क्लियर है ना। तो यहाँ पे जब इसे सॉल्व किया तो आया के ई स्क्वायर भाई आर एस के ई स्क्वायर, जी एम पी और एम ई। अब इन सब की वैल्यू देखते रहो वन बाई वन। के कांस्टेंट होता था, के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू थी 9 × 10⁹ न्यूटन, के की वैल्यू मिल गई, ओके। नेक्स्ट ई, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन फिक्स होता था, ई की वैल्यू ये रही 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। पुट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, ई भी क्लियर हो गया, के भी क्लियर हो गया। जी यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी की वैल्यू थी 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यानी कैपिटल जी भी है भैया, ये भी बिल्कुल है। बचा कौन, मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन एमपी गिवन है 1.67 × 10⁻27 kg, तो मास ऑफ प्रोटॉन भी मिल गया,
बचा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मिल गया। यानी कि जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन को डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारे सामने जो भी क्वांटिटीज हैं, चाहे फिर वो के हो, चाहे फिर वो ई हो, चाहे फिर वो कैपिटल जी हो, फिर वो चाहे एम पी, मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, सारी की सारी कांस्टेंट है। वैल्यू पुट कर दें, सबको उठा के यहां पुट कर देंगे, सबको उठा के ऊपर पुट कर देंगे। जब ये सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट होंगी या फिर इस फॉर्मूले में पुट होंगी तो क्या होगा, तो फिर भाई ये वैल्यू आएंगी इस तरीके से 9 इंटू 10 टू द पावर 9 के की वैल्यू थोड़ा बता देता हूं, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 का स्क्वायर, किसकी वैल्यू, चार्ज की वैल्यू, किसकी वैल्यू, चार्ज की वैल्यू, 6.6 इंटू 10 टू माइनस 11 किसकी वैल्यू, कैपिटल जी की वैल्यू, 1.6 इंटू 10 टू माइनस 27 किसकी, मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू, 9.1 टू 10 टू 31 किसकी वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू। तो जब इन सबको कैलकुलेट करेंगे, जब मेरे भाई क्या करेंगे, इन सबको कैलकुलेट करेंगे, इन सबको सॉल्व करेंगे, तो जो अपन की वैल्यू आएगी वो इतनी आएगी, यानी एफ ई बाई एफ जी जो इक्वल आया वो कितना आया, 2.27 इंटू 10 टू द पावर 39। अब एक बात बताओ, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, कुछ नहीं होता, 1 मान लो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एफ ई इक्वल टू कितना आएगा, 2.27 इंटू 10 टू द पावर 39 ऑफ एफ जी। क्लियर है। इस बात का मीनिंग क्या है, इस बात का मीनिंग ये है मेरे भाई कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, जो क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, वो 2.27 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 39 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। ये क्या है मेरे भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि इतनी ज्यादा होती है। आप कंपेयर कर सकते हो, 2.27 तो चलो छोड़ भी दो, 10 टू द पावर 39 यानी कितने आएंगे, 1000000000039 जीरो आएंगे, उसके गुना है कौन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आपको समझ आ गया, जब भी दो चार्ज रखे आएंगे तो वहां ग्रेविटेशनल फोर्स की कोई बात ही नहीं होगी, जो भी फोर्स होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, और कितनी है, 2.27 इंटू 10 टू द पावर 39 न्यूटन, क्योंकि फोर्स की बात हो रही है। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, कोई भी डाउट हो मेरे भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। आगे बढ़ूं, अब बात करते हैं फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन। किसकी बात करते हैं, द फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन, यानी दो प्रोटॉन के बीच में जो लगने वाली फोर्स है वो कितनी होगी। तो फिर से भाई दोनों का रेशियो लिया, फोर्स ऑफ एफ ई क्या थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन, एफ जी क्या थी, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन, वैल्यू पुट की के ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब अपन लोग क्या डिस्कस करने वाले, अब अपन लोग डिस्कस करते हैं फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन, यानी दो प्रोटॉन के बीच में लगने वाली फोर्सेस कितनी होंगी। तो ठीक है, रेशियो निकालते हैं, एफ ई अपॉन एफ जी। एफ ई क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन, एफ जी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन। देखो मैं फिर से बता रहा हूं भाई, यहाँ पे जी लिखना भूल गए हैं हम लोग, क्या लिखना भूल गए, जी लिखना। तो यहाँ मैंने वैल्यू पुट कर दी है जी की, तो आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि जी ऊपर भी मिसिंग था, जी जो है वो ऊपर भी मिसिंग था, इसलिए उसकी वैल्यू आ गई थी 6.6 10 टू माइनस 11। ठीक है, तो जी थोड़ा सा मिसिंग था, वो पुट कर दोगे, इतना तो छोटा मोटा काम है, वो तो आप खुद कर ही सकते हो। ठीक है, एफ ई अपॉन एफ जी निकाला तो क्या आएगा रेशियो, के ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर अपॉन एम पी एम ई। इन्होंने थोड़ा सा डायरेक्ट लिख लिया, मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि ये कैसे लिखा था हम लोगों ने। एफ ई यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी होगी, के, चार्ज की बात करते हैं तो ई इंटू ई, यानी ई यहां पे भी लिखा, ई यहां पे लिखा, चार्ज तो सेम ही होता है, आर स्क्वायर। तो ये फोर्स आ गई नंबर 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन। ठीक है, दो प्रोटॉन के बीच में लगने वाली फोर्स कौन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस पर डिपेंड करती है, चार्ज पर डिपेंड करती है, और प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, सेम। तो इसलिए मैंने यहाँ पे भी ई लिख दिया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और चार्ज ऑफ प्रोटॉन पे भी ई लिख दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है। दूसरा, जब ग्रेविटेशनल फोर्स की बात आई तो क्या होगा, कैपिटल जी, कैपिटल जी, आगे बात होगी मास ऑफ प्रोटॉन, और दूसरा भी क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि दोनों प्रोटॉन की स्टडी हो रही है, एम पी बाई आर स्क्वायर, इक्वेशन 2। कोई दिक्कत, अब दोनों का रेशियो निकाल दो, एफ ई बाई एफ जी। तो देखो क्या आ जाएगा, अब ऐसे आ जाएगा, के ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एम पी एम ई बाई आर स्क्वायर। हाँ या ना, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये स्टेप बिल्कुल समझ आ गए ना, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन ये निकली,
क्योंकि चार्ज सेम थे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे, ई लिख दिया। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन निकाली, दोनों मासेस प्रोटॉन के आएंगे तो एमपी एमपी लिख दिया। दोनों का रेशियो निकाला एफ ई अपॉन एफ जी, तो क्या आया के ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एम पी एम ई बाई आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करना तुम्हें आता ही है। दो फ्रैक्शन को कैसे करते हैं, ऊपर वाला फ्रैक्शन एज इट इज रहता है, यानी के ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये तो एज इट इज रहता है। मल्टीप्लाई लग के जो ये होता है ये रेसिप्रोकल हो जाता है, तो रेसिप्रोकल कर देते हैं भाई, अपोजिट कर देते हैं। कैसे हो जाएगा, आर स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और जी नीचे एम पी और एम पी इधर आ जाएंगे। हाँ या ना, कोई दिक्कत, के ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ऊपर आर स्क्वायर जी एम पी एम पी, तो यही वाला पॉइंट मेरे भाई यहाँ लिख दिया है। एफ ई अपॉन एफ जी इक्वल टू के ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, के ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर बाई जी एम पी, यहाँ जी आना था जो मैं कह रहा था, एम पी एम ई। तो समझ आया। तो ये वाला जो स्टेप है वो कहाँ से आया, थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मुझे तब लग रहा था कि आप लोग डायरेक्ट समझ लोगे, लेकिन अभी मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे को स्टेप को बता देना चाहिए, तो मैंने आपको स्टेप बता दिया कैसे आया। एफ ई लिखा, एफ जी लिखा, दोनों का रेशियो निकाला, दोनों का रेशियो ये आया, फिर दोनों को क्या किया, सिंप्लीफाई किया, तो के ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई आर स्क्वायर बाई एम पी एम ई और जी आएगा साथ में, ये आ गया, यानी दोनों का रेशियो। अब देखो के कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, एम पी कांस्टेंट, और यहाँ पे भी क्या है, एम पी मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि दो प्रोटॉन के बीच में बात हो रही है। सॉल्व करते हैं। वैल्यू पुट की के की 9 × 10⁻⁹, और किसकी वैल्यू पुट की हमने, और के की वैल्यू, और मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, यानी चार्ज की वैल्यू पुट की, ई स्क्वायर, ये क्या है ई स्क्वायर, यानी के की वैल्यू पुट की और ई स्क्वायर यानी 1.6 × 10⁻⁹ कूलम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। अब ई का स्क्वायर यानी इसका भी स्क्वायर, ठीक है भाई, वैल्यू पुट कर दी। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो पहले तो जी की वैल्यू पुट कर दी, 6.67 × 10⁻⁻11, ये क्या है मेरे भाई, जी की वैल्यू 6.67 × 10⁻11, और ये है मास ऑफ प्रोटॉन एम पी। अब चूंकि मास ऑफ प्रोटॉन का मल्टीप्लाई मास ऑफ प्रोटॉन से था, तो मैं कह सकता हूं मास ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर, तो वही कर दिया 1.67 × 10⁻27। जब सॉल्व किया तो आया 1.24 × 10⁻36 न्यूटन। न्यूटन की बात नहीं करूंगा, ये रेशियो है तो यूनिट नहीं होगी। यानी हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारी एफ ई बाई एफ जी की वैल्यू आई, यहां पे समझा देता हूं, कहां रुक, थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं। देखो भाई, जो अपन की एफ ई और एफ जी की वैल्यू आई, किसकी वैल्यू आई, एफ ई और एफ जी की वैल्यू, वो कितनी आई है, दोनों का रेशियो, उनका दोनों का जो रेशियो आया है वो आया है मेरे भाई एफ ई बाई एफ जी, दोनों का जो रेशियो आया है वो आया है सॉल्व करने के बाद 1.24 × 10⁻36, यानी 1.24 × 10⁻36 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एफ ई इक्वल टू कितना आएगा, 1.24 × 10⁻36 × एफ जी, हाँ कि ना। तो भैया यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि दो प्रोटॉन के बीच में लगने वाली रिपल्सिव फोर्स भी कितनी ज्यादा है, यानी 1.24 × 10⁻36, समझ रहे हो ना। और वो थी 10⁻39, कितनी थी, 10⁻39। तो बस थोड़ा सा ही फर्क है अट्रैक्शन में रिपल्सन में, लेकिन ये फोर्स भी बहुत ही ज्यादा है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी दो प्रोटॉन हैं तो उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी वो बहुत कम लगेगी, और कितनी गुना कम लगेगी, वो लगेगी 1.24 × 10⁻36 टाइम्स कम। या कह सकते हो दो प्रोटॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी वो कितनी ज्यादा लगेगी, वो लगेगी 1.24 × 10⁻36 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी जितनी भी उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी उसका 1.24 × 10⁻36 गुना फोर्स ज्यादा लगेगी उनको रिपेल करने में, यानी कि वो रिपेल ही होंगे। तो बहुत ज्यादा फोर्स है। तो आप लोगों ने कंपेयर कर लिया कि भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में कौन स्ट्रॉन्ग है, कितना स्ट्रॉन्ग है। आप साफ साफ देख सकते हो 10⁻39 आ रही है, 10⁻36 आ रही है, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग है। 10⁻39 कब आई थी, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात की थी। 10⁻36 कब आई है, जब दो प्रोटॉन की बात हुई है। बिल्कुल क्लियर है। अगर फिर भी मेरे भाई डाउट रह गया हो ना, कोई भी समस्या रह गई हो, छोटी मोटी बड़ी, तो भैया कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। और थोड़ी सी वीडियो ठीक लगी हो तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लेना, बस थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। बाकी अपन तो ऐसे ही काम करते रहेंगे, ठीक है। जो भी अपन काम कर रहे हैं वो तो अपन का कंटिन्यू चलेगा ही चलेगा, बस थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दोगे तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है, समझ रहे हो। तो बस आज की वीडियो अपन यही समाप्त करते हैं, यही खत्म करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।